आज जो फाइल मेरे हाथ में है वो सिर्फ एक अदालती याचिका नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर लगा वो कालिख है जिसे अब डिजिटल इंडिया का नाम देकर ग्लोरीफाई किया जा रहा है। खबर ऐसी है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया शायद बुलेटिन भी ना बनाए, क्योंकि इसमें मसाला नहीं बल्कि बारूद भरा है। बिहार में चुनाव और चुनाव में खेल, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार खेल का तरीका बदल गया है। इस बार बूथ लूटे नहीं गए, इस बार बूथ पर बैठी जनता को ही खरीद लिया गया, और वो भी कानून की नाक के नीचे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और ये अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अमूमन चुनाव बाद की याचिकाओं को अदालतें पंचवर्षीय योजना में डाल देती हैं, तारीख पे तारीख मिलती है और तब तक सरकार का कार्यकाल ही पूरा हो जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद पीके की पार्टी जनसुराज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मांग क्या है? बिहार के हालिया चुनाव को रद्द किया जाए, दोबारा चुनाव हो। सुनने में किसी पागलपन जैसा लग सकता है ना? कोई भी सरकार चुनाव रद्द क्यों होने देगी? लेकिन ठहरिए, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इस फाइल को देखा तो इसे रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा हम सुनेंगे और कल ही सुनेंगे। सोचिए, जिस देश में जमानत के लिए लोग सालों इंतजार करते हैं, वहां चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को इतनी तवज्जो मिलना ये इशारा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। आज की स्थिति को समझने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा पीछे चलना होगा फ्लैशबैक में। साल 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट, भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके चुनाव को चुनौती दी गई थी। आरोप क्या था? क्या उन्होंने अरबों रुपए बांटे थे? क्या उन्होंने हर वोटर के खाते में पैसे डलवाए थे? नहीं जनाब, आरोप सिर्फ इतना था कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए एक सरकारी अफसर यशपाल कपूर की मदद ली थी और एक मंच सरकारी खर्च पर बनवाया था। उस दौर के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, जिनकी रीढ़ की हड्डी शायद आज के सिस्टम से ज्यादा मजबूत थी, उन्होंने कलम चलाई और देश के प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द कर दिया, सिर्फ एक मंच और एक सरकारी अफसर के इस्तेमाल पर। और आज क्या हो रहा है? आज हम डिजिटल करप्शन के दौर में हैं। आरोप है कि बिहार में आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बीचों बीच चुनाव की तारीखों के दौरान 25 से 35 लाख महिलाओं के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। लॉजिक है, ये तो महिला सशक्तिकरण है। वाह, चुनाव से 4 दिन पहले ही आपको महिलाओं की याद क्यों आती है? आचार संहिता का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब होता है कि सरकार सेंटा क्लॉज बनकर गिफ्ट नहीं बांट सकती। लेकिन यहां तो सेंटा क्लॉज ने पूरी तिजोरी ही खोल दी। अगर इंदिरा गांधी का चुनाव सिर्फ एक मंच के इस्तेमाल पर रद्द हो सकता है, तो क्या करोड़ों रुपयों की रिश्वत, जिसे वेलफेयर स्कीम का नाम दिया गया, उसके आधार पर बिहार का चुनाव रद्द नहीं होना चाहिए? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल अब सुप्रीम कोर्ट की टेबल पर रखा है। अब आते हैं इस घोटाले के सबसे शातिर हिस्से पर, जिसे सुनकर आप कहेंगे गुरु दिमाग तो लगाया है। बिहार में जीविका दीदियां हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, गांव की महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन इस चुनाव में इनका इस्तेमाल कैसे हुआ? याचिका में दावा किया गया है कि करीब 1,08,000 जीविका दीदियों को पोलिंग बूथों पर तैनात किया गया। उनका काम क्या था? पानी पिलाना या भीड़ संभालना? जी नहीं, आरोप है कि जिन महिलाओं को सरकार ने पैसे बांटे, उन्हीं लाभार्थियों को वॉलंटियर बनाकर बूथ पर बिठा दिया गया। अब जरा सीन इमेजिन कीजिए, एक गांव की महिला वोटर बूथ पर जाती है, वहां दरवाजे पर ही उसे वो दीदी मिलती है जिसने कल ही उसे बताया कि सरकार ने खाते में 1,000 रुपए भेजे हैं। वो दीदी उसे आंख से इशारा करती है कि किसे वोट देना है, पता है ना? ये लोकतंत्र है या ये वोट फॉर कैश का एक संस्थागत मॉडल है? आप उस व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना सकते हैं जो खुद सरकार का लाभार्थी है? ये तो वही बात हो गई कि एग्जाम में नकल कराने के लिए आपने उसी छात्र को ड्यूटी पर लगा दिया जिसके पास चिट है। संविधान के अनुच्छेद 324 को पढ़िए कभी। यह चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी देता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 को पढ़िए। यह साफ कहता है कि रिश्वत देना भ्रष्ट आचरण है। अब आप कहेंगे सर, सरकार तो स्कीम का पैसा दे रही थी, रिश्वत थोड़ी। यही तो खेल है, इसे कहते हैं लीगलाइज्ड ब्राइबरी। याचिकाकर्ता ने साफ कहा है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नए लाभार्थियों को जोड़ना और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहने के दौरान उन्हें पेमेंट करना अवैध था। इस संविधान की धारा 14, 21 और 304
324 का घोर उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु 2013 चीख चीख कर कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां और चुनाव के दौरान ट्रांसफर पर लगाम लगनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग वो तो गांधारी की पट्टी बांध कर बैठा है। अब अधिकांश लोगों को यही लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष अंपायर नहीं रहा, बल्कि वो मैच फिक्सर बन गया है जो बैटिंग करने वाली टीम यानी सरकार के हिसाब से ही पिच तैयार करता है। सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, एक पैटर्न है, एक मॉडल है, इसे डिकोड करते हैं। याद कीजिए महाराष्ट्र का चुनाव, लोकसभा में बीजेपी को झटका लगा, 48 में से सिर्फ 9 सीटें आई, अहंकार चकनाचूर हो गया था। फिर क्या हुआ? विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लाडकी बहना योजना लॉन्च हुई। क्या गजब की टाइमिंग थी। सरकार ने कहा लो बहनों पैसे लो, और हाँ अगले महीने के पैसे भी अभी एडवांस में ले लो। एडवांस? अरे भाई सरकारी काम में तो पेंशन आने में महीनों लग जाते हैं, यहाँ चुनाव से पहले एडवांस मिल रहा है। यह 1500 रुपए नहीं थे, ये उस वोटर की सहमति खरीदने की कीमत थी। और नतीजा क्या हुआ? जो सरकार लोकसभा में पिट गई थी वो विधानसभा में 130 सीटें लेकर आती है, और फिर बेशर्मी से टीवी पर आकर नेता कहते हैं लाडली बहनों का आशीर्वाद है। आशीर्वाद? माफ कीजिएगा, इसे आशीर्वाद नहीं, इसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिहार में भी यही मॉडल अपनाया गया। प्रशांत किशोर की याचिका कहती है चुनाव के बीच में 25 लाख और महिलाओं को जोड़ा गया चलते चुनाव में। अरे नियम तो यह है कि आचार संहिता लगते ही आप एक ईंट नहीं लगा सकते, नई सड़क का टेंडर नहीं निकाल सकते, और यहां आप लाखों लोगों के खातों में कैश ट्रांसफर कर रहे हैं। अब मैं आपको उस पाखंड का असली चेहरा दिखाता हूं जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते हैं देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत क्या है? हरियाणा और महाराष्ट्र जिनका चुनाव हमेशा साथ होता था, उन्हें अलग अलग क्यों कराया गया? झारखंड का अलग क्यों कराया गया? क्योंकि अगर चुनाव साथ होते तो पैसा बांटने और योजनाएं लॉन्च करने का टाइम नहीं मिलता। ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? अब सबसे बड़ा और कड़वा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बार न्याय करेगा या फिर ये भी हेडलाइन मैनेजमेंट बनकर रह जाएगा? हमें डर है। डर इस बात का है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इसे पॉलिसी मैटर बताकर पल्ला न झाड़ ले। अक्सर हम देखते हैं बड़े शोर शराबे के साथ याचिका स्वीकार होती है, नोटिस जारी होती है, हमें लगता है वाह अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, लेकिन फिर तारीखें पड़ती हैं और अंत में फैसला आता है। अब तो चुनाव हो गए, सरकार बन गई, अब इसे रद्द करने से अस्थिरता आएगी। इसी तर्क ने इस देश के लोकतंत्र को दीमक की तरह खोखला कर दिया है। अगर चोरी हो गई तो क्या चोर को इसलिए छोड़ दें क्योंकि उसने चोरी का माल खर्च कर दिया? अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बार सख्त कदम नहीं उठाया, अगर बिहार का एक कैश ट्रांसफर मॉडल वैध मान लिया गया, तो लिख कर ले लीजिए अगले चुनाव में मैनिफेस्टो नहीं रेट कार्ड छपेंगे। पार्टियां कहेंगी कमल दबाओ 500 पाओ, पंजा दबाओ 1000 पाओ। फिर लोकतंत्र कहां बचेगा? फिर तो एक बाजार है जिसकी जेब में ज्यादा पैसा है, सरकार उसकी। वीडियो बंद करने से पहले सोचिएगा जरूर, वो 100 रुपए जो आज मुफ्त मिले हैं कल आपके बच्चों का भविष्य किस कीमत पर बेचेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, अपने विचार चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।